अध्याय 1 सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज में आगे हम बात करेंगे जल क्षरण की, कि जल क्षरण से क्या तात्पर्य है। तो जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथक्करण होना जल क्षरण कहलाता है, या यूं कहें जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जल क्षरण कहलाता है। रिपीट, जल क्षरण क्या होगा कि जल के द्वारा मृदा के जो कण हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के कणों का जाना या पृथक्करण होना या पृथक होना जल क्षरण कहलाता है। अब बात करते हैं जल क्षरण के प्रकारों की, कि जल क्षरण कितने प्रकार से हो सकता है। तो पहला है बौछार कण। तो बौछार मतलब जो बारिश है उसकी बौछार पड़ना, उस बौछारों के द्वारा मृदा के कण जो हैं बिखर जाना, वो बौछार क्षरण कहलाता है। देखिए, वर्षा की बूंदों के कारण मृदा के कणों का बिखर जाना बौछार क्षरण कहलाता है। दोबारा दोहरा रहा हूं, वर्षा की बूंदों के कारण मृदा के कणों का बिखर जाना या तितर बितर हो जाना बौछार क्षरण कहलाता है। बौछार क्षरण जो है यह मृदा क्षरण की प्राकृतिक अवस्था होती है, मतलब इस पे अपना कोई बस नहीं होता। जैसे बारिश की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं, भूमि पर पड़ती हैं या मृदा पर पड़ती हैं, तो मृदा के कण इधर उधर हो जाते हैं, वही क्षरण बौछार क्षरण कहलाता है। और यह क्षरण जो है प्राकृतिक क्षरण है जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। जो बौछार क्षरण जो है वो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे क्षरण की लघु क्षरण अवस्था भी कहा जाता है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल क्षरण की लघु क्षरण अवस्था क्या है, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि वर्षा की बूंदों के कारण मृदा के कणों का तितर बितर हो जाना तथा कुछ समय बाद यह अवस्था समाप्त हो जाए, इसीलिए इसे क्षरण की लघु क्षरण अवस्था कहते हैं। सेकंड है परत क्षरण। अब ध्यान देना, परत का मतलब क्या हो गया कि जो भूमि के पोषक तत्व हैं जिस परत में होंगे, पतली परत में, उस परत का पृथक हो जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो परत क्षरण कहलाता है। तो देखिए, वर्षा जल के कारण मृदा कण एवं पोषक तत्व पतली परत के रूप में खेत से बाहर निकल जाते हैं, वो क्षरण परत क्षरण कहलाता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं उसको कि वर्षा जल के कारण जब बारिश होती है उस समय मृदा के कण एवं पोषक तत्व जो हैं वो पतली परत के रूप में खेत से बाहर निकल जाते हैं, और खेत से बाहर निकलने की यह क्रिया परत क्षरण कहलाती है। आगे बात करते हैं परत क्षरण में। परत क्षरण अवस्था जो है आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु यह सर्वाधिक हानिकारक होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल क्षरण का सर्वाधिक हानिकारक रूप कौन सा है, तो परत क्षरण, क्योंकि मृदा कण व पोषक तत्व पानी के साथ बहकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। दोबारा इसको देखते हैं। वर्षा जल के कारण मृदा कण एवं पोषक तत्व पतली परत के रूप में खेत से बाहर निकल जाते हैं, वह क्षरण परत क्षरण कहलाता है। परत क्षरण जो है आंखों से दिखाई नहीं देता, परंतु सर्वाधिक हानिकारक होता है, क्योंकि मृदा कण व पोषक तत्व पानी के साथ बहकर खेत से बाहर चले जाते हैं। तीसरा क्षरण है रील क्षरण। रील क्षरण का मतलब हो गया कि बारिश के समय खेतों में नालियां बन जाना, और नालियां बनना ही क्या कहलाता है, रील क्षरण कहलाता है। तो देखिए, जब पानी खेत से बाहर निकलता है तो छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, जिसे रील क्षरण कहा जाता है। यानी बारिश के समय खेतों में नालियां पड़ जाना रील क्षरण कहलाता है। अगला जल क्षरण है अवनालिका क्षरण। ध्यान देना, बारिश के समय में छोटी छोटी जो नालियां बनी हैं वो तो रील क्षरण कहला रहा है, जबकि ये नालियां इतनी चौड़ी हो जाए कि खेती वहां पर ना की जा सके तो वो अवनालिका क्षरण कहलाता है। तो देखिए, जब पानी द्वारा खेत में नालियां इतनी चौड़ी हो जाएं कि खेत कृषि योग्य ना रहे, तो ऐसा क्षरण अवनालिका क्षरण कहलाता है। यह जल क्षरण की सबसे विकराल अवस्था होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल क्षरण की सबसे विकराल अवस्था कौन सी होगी, तो अवनालिका क्षरण। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि जल क्षरण की सबसे
हानिकारक अवस्था कौन सी है? तो परत क्षरण। अब बात करते हैं वायु क्षरण की। देखो, जल क्षरण में जल के द्वारा मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, वो 4 प्रकार से जा रहे थे। अब बात करते हैं वायु क्षरण। इसमें वही होगा, वहां जल के द्वारा हो रहा था मृदा का पृथक्करण, और यहाँ पर वायु के द्वारा होगा। तो देखिए, वायु के द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना वायु क्षरण कहलाता है। ध्यान से देखिए कि वायु के द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना वायु क्षरण कहलाता है। और वायु क्षरण निम्न प्रकार का होगा। पहला है निलंबन वायु क्षरण। तो निलंबन में क्या होगा कि 0.1 mm, ध्यान देना, निलंबन वायु क्षरण में 0.1 mm व्यास के कम आकार वाले, ध्यान दीजिए कि 0.1 mm व्यास से कम आकार वाले कणों के क्षरण को निलंबन क्षरण कहा जाता है। या यूं कहें कि बारिश के समय में जो जल क्षरण के द्वारा मिट्टी का कटाव हो रहा था, उसके बाद वायु क्षरण में वायु के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु क्षरण कहला रहा था। और वायु क्षरण में पहला प्रकार हमने देखा निलंबन में। तो निलंबन में क्या हो रहा था कि मृदा के वो कण जिनका व्यास 0.1 mm से कम हो और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के माध्यम से जा रहे हो, तो ऐसा क्षरण निलंबन क्षरण कहलाता है। और इस क्षरण में मृदा के कण हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं कि ये कण वायुमंडल में निलंबन की अवस्था में लटके रहते हैं। तो निलंबन में हमने क्या पढ़ा कि 0.1 mm व्यास से कम आकार वाले कणों को जो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, वो निलंबन कहलाएगा। निलंबन की अवस्था में मृदा के कण हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, तथा निलंबन की जो अवस्था है या जो क्षरण है, इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो वायुमंडल में निलंबन की अवस्था में लटके रहते हैं। सेकंड हम बात करेंगे उच्छलन। पहला निलंबन की बात की थी, जो 0.1 mm से कम आकार की मिट्टी के कणों को उड़ा के ले जा रहे थे। अब बात करते हैं उच्छलन में। तो इसमें क्या होगा कि 0.1 से 0.5 व्यास तक के कणों, ध्यान देना, यहां पर 0.1 mm था निलंबन में। उच्छलन में क्या होगा कि वे कण जो 0.1 से 0.5 व्यास तक के हैं, उनके कणों का क्षरण होता है और वो क्षरण उच्छलन कहलाता है। या यूं कहें कि उच्छलन में वायु के द्वारा उन कणों को जो 0.1 से 0.5 व्यास तक के होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, वो क्षरण उच्छलन क्षरण कहलाता है। यह उच्छलन वायु क्षरण कहलाता है। आगे बात करते हैं इसमें, इस क्षरण में मृदा भार की दृष्टि से 50 से 75% नुकसान पहुंचता है मृदा का। ध्यान देना, उच्छलन में क्या होगा कि 50 से 75% जो मृदा है उसका नुकसान या उसका क्षरण होता है। अगली बात करते हैं उच्छलन के। उच्छलन वायु क्षरण का सर्वाधिक हानिकारक रूप है। जल का सर्वाधिक हानिकारक रूप कौन सा था? परत क्षरण। जबकि वायु का सबसे ज्यादा मिट्टी का क्षरण करने वाला प्रकार कौन सा है? उच्छलन, जो वायु क्षरण का सबसे हानिकारक रूप है। तीसरी बात करते हैं वायु क्षरण में सतह सपर्ण। सतह सपर्ण, इसमें क्या होगा, पहले निलंबन में तो 0.1 mm व्यास से कम आकार के कणों का पृथक्करण हो रहा था वायु के द्वारा। उच्छलन में 0.1 से 0.5 व्यास तक के कणों का वायु के द्वारा क्षरण हो रहा था। तीसरा है सतह समर्पण या सतह संपर्ण। या सतह सपर्ण में क्या होगा, 0.5 mm व्यास से अधिक आकार के कणों का क्षरण होगा। सतह सपर्ण के अंदर क्या होगा, 0.5 mm व्यास से अधिक आकार के जो कण हैं उनका वायु के द्वारा क्षरण होगा। वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, वो क्षरण सतह सपर्ण क्षरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे बीजों की, कि बीज क्या हैं। बीज पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। ध्यान से देखना, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं।
अब हम बात करेंगे कि उन्नत बीज कितने प्रकार के होते हैं और उन्नत बीजों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है मूल केंद्रक बीज। ये वो बीज होते हैं जो स्वयं पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ध्यान से सुनना, मूल केंद्रक बीज क्या होंगे? मूल केंद्रक बीज वो होंगे जो स्वयं पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ध्यान से देखना इसको। तथा इन बीजों के थैले पर, कौन से बीजों के थैले पर? मूल केंद्रक बीजों के थैले पर पीले रंग का टैग लगा होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मूल केंद्रक बीज क्या है, तो मूल केंद्रक बीज वो होते हैं जो स्वयं पादप प्रजनक के द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा इनके बीजों के थैलों पर पीले रंग का टैग लगा होता है। सेकंड बात करते हैं प्रजनक बीज क्या होंगे। मूल केंद्रक बीज की हमने बात की, अब बात करते हैं प्रजनक बीज क्या होंगे। प्रजनक बीज वो होंगे जो मूल केंद्रक बीज जो हैं उनके गुणन से तैयार किए जाएंगे। ध्यान देना, प्रजनक बीज कौन होंगे? प्रजनक बीज वो होंगे जो मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार किए जाएंगे तथा इन बीजों के थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होगा। मूल केंद्रक बीज समझ में आ गया, जो स्वयं पादप प्रजनन के द्वारा तैयार किए जाते हैं और इनके थैले पर पीले रंग का टैग लगा होता है। प्रजनक बीज कौन से होंगे? प्रजनक बीज वो होंगे जो मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार किए जाते हैं तथा इनके थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। तीसरे उन्नत बीज के प्रकार की बात हम करते हैं, तो तीसरा है आधार बीज। तो ध्यान देना, आधार बीज वो होंगे जो प्रजनक बीजों के गुणन से तैयार किए जाएंगे। तो ध्यान देना, आधार बीज कौन से होंगे? आधार बीज वो होंगे जो प्रजनक बीज के गुणन से तैयार किए जाते हैं तथा इन बीजों के थैलों पर सफेद रंग का टैग लगा रहता है। आपसे पूछ लिया जाए कि आधार बीज के थैलों पर किस रंग का टैग लगा होता है, तो सफेद रंग का टैग लगा होता है। या यूं पूछ लिया जाए कि आधार बीज किन से तैयार किए जाते हैं, तो आधार बीज प्रजनक बीज के गुणन से तैयार किए जाते हैं। लास्ट उन्नत बीज का प्रकार है प्रमाणित बीज। ध्यान देना कि प्रमाणित जो बीज हैं आधार बीज के गुणन से तैयार किए जाएंगे तथा प्रमाणित बीजों के थैलों पर नीले रंग का टैग लगा होगा। ध्यान देना, ये जो बीज उन्नत किस्म के जो बीज हैं ये चारों एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं। देखो, मूल केंद्रक बीज स्वयं पादप प्रजनन के द्वारा तैयार किया जा रहा था और उसके थैले पर पीले रंग का टैग था। प्रजनक बीज जो है वो मूल केंद्रक बीज के गुणन से तैयार हो रहा है और सुनहरे पीले रंग का उसके थैले पर टैग लगा रहेगा। आधार बीज जो है वो प्रजनक बीज के गुणन से तैयार होता है तथा इसके थैले पर सफेद रंग का टैग लगता है। प्रमाणित जो बीज है वो आधार बीज के गुणन से तैयार होता है तथा इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। अब यहां पर नोट है, समझने वाला क्वेश्चन, कि किसानों को बुआई के लिए प्रमाणित बीज वितरित किए जाते हैं। जो प्रमाणित बीज हैं आधार बीज के गुणन से तैयार किए जा रहे हैं और जिनके थैले पर नीले रंग का टैग लगा रहता है वो प्रमाणित बीज कहलाते हैं और प्रमाणित बीजों को ही किसानों को बुआई के लिए वितरित किए जाते हैं। तो लेसन पहला, अध्याय पहला समाप्त हो गया है कृषि विज्ञान का। लेसन पहला है सस्य विज्ञान एवं मृदा एवं बीज।